नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले 8 से 10 सालों में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे के अंतर्गत एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जितने भी जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम हुए या फिर एसएससी की बात करें, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जितने भी सरकारी परीक्षा हुए हैं, सभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए। और मैक्सिमम सभी एग्ज़ाम्स 80 to 90% एग्ज़ाम टीसीएस कंपनी द्वारा कंडक्ट किए गए हैं। इसके लिए टीसीएस कंपनी द्वारा कंडक्ट किए, इसके लिए हम आपके लिए आज से एक नई सीरीज़ चला रहे हैं, टीसीएस वाली जीके। मतलब टीसीएस किस तरह की जीके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में पूछता है। हमने उन क्वेश्चंस को लिया है, पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स में जितने भी जिस तरह के क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे गए, उन क्वेश्चंस को लिए हैं और हम आपके लिए डेली 100 एमसीक्यू लेके आएंगे। जिस भी बच्चे ने ये सीरीज़ अच्छे से फॉलो कर ली, यकीन मानिए कि आने वाले समय में जो आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, जो ये मान लीजिए आपके 99% टीसीएस ही कंडक्ट करवाएगी, तो आपको एक पूरा जजमेंट मिल जाएगा, एक अंदेशा मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। तो मैं आपके लिए डेली 100 एमसीक्यू लेके आऊँगा और याद रखिए, मैं आपके लिए इसका कटअप भी सेट कर रहा हूँ कि 100 एमसीक्यू 100 क्वेश्चंस में से जो बच्चे 80 to 85 प्लस मार्क्स आसानी से लिया आएंगे इस एग्ज़ाम में, इस टेस्ट में, तो यकीन मानिए आप आसानी से एग्ज़ाम में जीके जीएस का सेक्शन आसानी से क्रॉस कर लेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहले नंबर का वीडियो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इस सीरीज़ की, और जितने भी वीडियो आएंगे वो जोड़ते जाएंगे और आई के बटन पे मैं जोड़ता जाऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि हमारे बहुत जल्दी 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि जो भी हमारे बच्चे जो चाहते हैं कि हमारे चैनल की जल्दी से जल्दी 4 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, हमको सिर्फ 100-200 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अगर चाहते हैं आप पूरा कंप्लीट करवाना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि हम आपके लिए आगे भी इस तरह के वीडियो लाते रहें। तो चलिए, आज का हमारा जो वीडियो है टीसीएस वाली जीके, जो हमने नई सीरीज चालू करी है, उसका पहला वीडियो है। तो हम ये वीडियो चालू करते हैं। मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन हैं, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न देखिए, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपको बताना है, जो जिला न्यायालय होते हैं, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, उनके जो न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो संविधान के अनुच्छेद 233 फर्स्ट, किसके तहत, संविधान का जो अनुच्छेद 233 फर्स्ट के तहत किसी राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 233 फर्स्ट के तहत ये नियुक्तियां की जाती है राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फैक्ट भी बताता चलूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फेमटो बराबर होता है। आपको बताना है कि एक फेमटो इनमें से किसके बराबर होता है। तो जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए, इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 to the power -15 मीटर किसके बराबर होता है। याद रखिएगा, 10 to the power -15 मीटर के बराबर होता है एक फेमटो। अगर मैं बात करूं एक फीको की, तो एक फीको जो होता है वो होता है 10 to the power -12 मीटर के बराबर होता है। तो 10 to the power -12 मीटर किसके बराबर होता है, एक फीको के। और अगर एक फेमटो की बात करें तो 10 to the power -15 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज को कहते हैं। उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज को क्या कहते हैं। तो बताएंगे सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर। चलिए, इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ब्याज दर की साधारण दर। क्या कहा जाता है उसे, ब्याज दर की साधारण दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। आपको बताना है कि जो गुप्त काल था उसमें किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, सोने के सिक्के। किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, तो सोने के सिक्के सबसे अधिक मात्रा में जारी किए गए थे गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। पूछा गया है, नहीं लिखी गई है। तो देखिए, मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और गाइड, ये तीनों ही आर के नारायण द्वारा लिखी गई, जबकि गार्डनर नहीं लिखी गई। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि गार्डनर फिर किसने लिखी है। तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ
टैगोर के द्वारा लिखी गई। गार्डनर किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गार्डनर लिखी गई है। जबकि मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और गाइड, ये तीनों ही किसके द्वारा लिखी गई हैं? आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो मतलब पूछा गया था नहीं लिखी गई, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? आपको बताना इनमें से किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोयला। जो कोयला होता है उसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। जबकि सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन से कम वायु प्रदूषण होता है। सीएनजी से तो बिल्कुल बहुत, और एलपीजी से बहुत कम होता है, और हाइड्रोजन से भी बहुत कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें MS ऑफिस, या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, जिससे हम कुछ पर्टिकुलर टास्कों को आसानी से कर पाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसके तहत कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, जिसके तहत कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक लाइक सभी स्टूडेंट फटाफट कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और शेयर भी कीजिए। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही जल्दी हम आपके लिए इस सीरीज़ के वीडियो लाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। बिजोलिया के लेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों के विषय में उल्लेख है? तो किस वंश के शासकों की उपलब्धियों के विषय में उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौहान वंश के शासकों के। जो बिजोलियों में उपलब्ध लेख हैं संस्कृत भाषा में हो, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो उसमें क्या है कि जो चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों के बारे में वर्णन है, उल्लेख है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में म्यूचुअल फंड देश द्वारा निर्धारित लेखा मानकों का पालन करते हैं। तो किसके द्वारा निर्धारित लेखा मानकों का पालन करते हैं? तो याद रखिएगा सेबी। जो सेबी है उसके द्वारा निर्धारित लेखा मानक होते हैं, उनका पालन करते हैं भारत में जो म्यूचुअल फंड चलते हैं। तो सेबी कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके तहत ही जो निर्धारित किए जाते हैं लेखा मानक, उनका पालन करते हैं म्यूचुअल फंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, अकबर। देखिए अकबर राजा था, उस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक कौन था? हमीम हमाम था, हमीम हमाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पायरेक्स कांच मुख्यतः, आपको बताना है पायरेक्स कांच मुख्यतः क्या है? तो देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा प्रतिरोधी कांच। कैसा कांच होता है? पायरेक्स कांच एक ऊष्मा प्रतिरोधी कांच की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रीकैम्ब्रियन। प्रीकैम्ब्रियन, जीवन की उत्पत्ति प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प में हुई थी। किस में हुई थी? प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? न्यूयॉर्क का एक स्टॉक एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक मार्ग है जो लोअर मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में स्थित है। एक जो मार्ग है, एक रोड का नाम है वॉल स्ट्रीट, जो कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में स्थित है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का ग्रह है जो अपनी सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज। तो याद रखिएगा वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। यह आप मान लीजिए कि वहाँ का वॉल स्ट्रीट एक मार्ग का नाम है जो कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? जो गुप्त काल के चांदी के सिक्के थे उनको कहा जाता था रुपयक। जो गुप्त काल के चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? रुपयक कहा जाता था। अगर सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। अगर सोने के सिक्के पूछे जाते तो उनको दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? रुपयक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शेल का उदाहरण है? आपको बताना इनमें से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शेल का उदाहरण है? इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट होता है वो कैसा है? वितलीय आग्नेय शेल का एक उदाहरण होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, तो ये हुई है कालीबंगन से। कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगन से प्राप्त हुई है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश का छठवां शासक कौन था? तो कौन था मुगल वंश का छठवां शासक? तो ये था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब, जो कि मुगल वंश का छठवां शासक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, असेंबली भाषा किस स्तर की भाषा है? आपको बताना है जो असेंबली भाषा है वो किस स्तर की भाषा है। तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किस स्तर की भाषा है वो? तो निम्न स्तर की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल इनमें से कौन सा है? तो ये है सहारा का मरुस्थल। कौन सा है? सहारा का मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल। अगर मैं बात करूँ उसके क्षेत्रफल की, तो याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश देशों जैसे अल्जीरिया, चाड, लीबिया, नाइजर, सूडान, मिस्र, मोरक्को आदि देशों में विस्तारित है। कहाँ पर है ये? उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश देशों। ये जो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो कहाँ पर फैला हुआ है? उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश देशों में। आपको नाम बता देता हूँ, याद रखिएगा, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, नाइजर, सूडान, मिस्र, मोरक्को, माली आदि देशों में विस्तारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो याद रखिएगा संविधान का जो भाग 4 है, संविधान का जो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 है, वो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। जो भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51, कौन सा? अनुच्छेद 36 से 51 जो है वो राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र संबंधित है, भाग 2 नागरिकता और भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। तो मतलब याद रखिएगा भाग 1 किससे संबंधित है? तो संघ से संबंधित है और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है भाग 1। अगर मैं बात करूँ भाग 2 की, तो ये संबंधित है नागरिकता से। अगर बात करूँ भाग 3 की, तो ये संबंधित है मूल अधिकारों से। तो अब आपको ये पूरा ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान मतलब CFTRI कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? आपको पता है इनमें से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, प्याज। जो प्याज होता है उसको क्या माना जाता है? एक नकदी फसल की श्रेणी में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो हिंदू विधि पर जो एक पुस्तक है मिताक्षरा, वो लिखी है विज्ञानेश्वर ने। किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है? तो एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है? तो कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। देखिए भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है? मशीनी लैंग्वेज, जो अपन भाषा को मशीनी लैंग्वेज, हम जैसे कोई कोडिंग लिखते हैं, हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसको मशीनी लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है, लेकिन हम जो लिखते हैं हम ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं। तो उसको इंटरप्रेट मतलब उसको कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की तरह ही लैंग्वेज ट्रांसलेट का काम करता है। जो मतलब इंटरप्रेटर भी कैसे करता है काम? कंपाइलर की ही तरह काम करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेट का काम करता है, लेकिन एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है एक समय में इंटरप्रेटर। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। यह प्राथमिक अधिकार था, कौन सा? लेकिन अब किंतु केवल एक कानूनी अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है वो? तो जायदाद का हक। जायदाद का हक एक प्राथमिक अधिकार था, किंतु अब यह एक कानूनी अधिकार हो गया है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, जिनमें संपत्ति का अधिकार भी सम्मिलित था। पहले
जो मूल संविधान था उसमें मूल अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार भी सम्मिलित था, परंतु जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत 1978 द्वारा इसे मूल अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद संख्या 300 क में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। मतलब पहले जो जायदाद का अधिकार था वह किसके अंतर्गत आता था? मूल अधिकारों के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे किस में कन्वर्ट कर दिया गया था? इसको कानूनी अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अर्धसंश्लेषित पेनिसिलिन का एक उदाहरण है, आपको बताना है अर्धसंश्लेषित पेनिसिलिन का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन क्या है? अर्धसंश्लेषित पेनिसिलिन का एक उदाहरण है। देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? आपको बताना जो कार्बोरेटर होता है वह किस इंजन में होता है? कौन से इंजन में होता है? पेट्रोल, डीजल, भाप या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल इंजन। कार्बोरेटर किस में होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। इस यंत्र के द्वारा पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? पेट्रोल प्लस हवा का मिश्रण बनाया जाता है कार्बोरेटर इंजन के द्वारा। पेट्रोल इंजन में पाया जाता है जो कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ की खुदाई 1953 में बीबी लाल एवं बी के थापड़ द्वारा कराई गई थी। सो याद रखिएगा जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ पे मिले? कालीबंगा में। और कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र सेना ध्वज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भारत में सशस्त्र सेना ध्वज दिवस? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। भारत में सशस्त्र सेना ध्वज दिवस होता है वो 7 दिसंबर को सैनिकों के बलिदान को याद करने और सैनिकों, हवाई अड्डों और नाविकों को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? देखिए राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं राइबोसोम्स आरएनए प्लस प्रोटीन। जो राइबोसोम्स होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन्स के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो याद रखिएगा इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर श्रीलंका की। जो संसार की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी वह श्रीलंका देश की थी। श्रीलंका की जो सिरिमाओ भंडार नायके थी। कौन थी? या नाम याद रखिएगा, सिरिमाओ भंडार नायके थी। वे 3 बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री भी चुनी गई है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए? तो ये कर लेनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 35 वर्ष का कोई भी नागरिक भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने से संबंधित अन्य आहर्ताओं में भारत की नागरिकता, लाभ के पद पर न होना और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता आदि शामिल है। तो कौन सा अनुच्छेद है वो? तो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत ये सभी नियम दिए गए हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता शामिल होनी चाहिए। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अम्लीय विलयन का पीएच डैश हो सकता है। आपको बताना है कि अम्लीय विलयन का पीएच कितना हो सकता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3। अम्लीय विलयन का पीएच कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। वैसे विलयन जिसका पीएच 7 होता है वह उदासीन होता है तथा जिसका पीएच 7 से अधिक होता है वह विलयन क्षारीय होता है। अगर पीएच 7 होता है, अगर किसी का पीएच 7 है तो वो किस श्रेणी में आता है? उदासीन की श्रेणी में आता है। और अगर उसका पीएच 7 से अधिक होता है, 7 से प्लस होता है तो वह क्षारीय होता है और 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है। मतलब याद रखिए 7 है तो उदासीन है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है और 7 से कम है मतलब 654 है तो वो अम्लीय की श्रेणी में आता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तारपीन का जो तेल होता है
वह कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है चीड़ के पेड़ से। कहाँ से मिलता है? चीड़ के पेड़ से मिलता है तारपीन का तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जिला प्रतापगढ़ जिले के उत्तर दिशा में स्थित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जिला प्रतापगढ़ जिले के उत्तर दिशा में स्थित है। तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सुल्तानपुर। कौन सा जिला है वो? सुल्तानपुर जिला है जो प्रतापगढ़ जिले के उत्तर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा पदार्थ तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है। तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, साइटोक्रोम। जो साइटोक्रोम होता है वह साइटोक्रोम जो होता है वो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों ही क्रियाओं में सहायक होता है। कौन होता है? साइटोक्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? जो विलियम हार्वे है वह इनमें से किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रक्त परिसंचरण। किसके लिए? रक्त परिसंचरण के लिए प्रसिद्ध है विलियम हार्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? आपको बताना इनमें से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है। देखिए इसका सही तो का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जो क्षेत्र होते हैं उसकी मुख्य फसल कौन सी होती है? चावल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी किया गया। यूएनओ जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व को युद्ध के खतरे से बचाने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करने हेतु विश्व के 51 राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन की घोषणा पत्र में 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किया था। तो याद रखिएगा जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं इसको, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? तो याद रखिएगा जो वर्नाक्यूलर का प्रेस एक्ट था उसको किस वायसराय ने समाप्त किया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपिन ने। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा। किसने किया था? लॉर्ड रिपिन ने समाप्त किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। आपको बताना है सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप इनमें से कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए बी। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? तो वो ए बी। उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? याद रखिएगा ए बी होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होती है वो एब्सेंट होती है, इसलिए जो सर्वग्राहक रक्तदाता होता है उसका रक्त ग्रुप मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? आपको बताना है इनमें से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य की आयु लगभग 5 अरब वर्ष मानी जाती है। एक और फैक्ट याद रखिएगा, सूर्य की आयु कितनी है? तो लगभग 5 अरब वर्ष मानी जाती है सूर्य की आयु। अब बात करेंगे सूर्य की थोड़ी सी और, तो सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसके मिट्टी में ऑक्साइड पाए जाते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा मंगल के बारे में फैक्ट, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी में ऑक्साइड पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पर स्थित है? जो वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है प्लेटो को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है आदर्शवाद का जनक। यूनानी दार्शनिक और राजनीतिक थे प्लेटो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। देखिए अब आपको बात बता दें संवेग होता क्या है। तो संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणित वेग, ये संवेग का फार्मूला होता है। तो किस पर निर्भर करता है संवेग? द्रव्यमान और वेग दोनों पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो की थी उन्होंने शकों का उन्मूलन करने के बाद। कब की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन यूएनओ का एक मुख्य अंग नहीं है? आपको बताना में से कौन यूएनओ का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग नहीं है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने आप में एक अलग संस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्लैमिंगो उत्सव देश राज्य में मनाया जाता है। आपको बताना है किस राज्य में मनाया जाता है फ्लैमिंगो उत्सव? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आय तथा रोजगार सिद्धांत कहा जाता है समाविष्ट अर्थशास्त्र को। किसको कहा जाता है? समाविष्ट अर्थशास्त्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरे पत्ते वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? हरे पत्ते वाला पौधा, हरे पत्ते जो होते हैं कि जिस पौधे के हरे पत्ते को अगर आप लाल प्रकाश में देखोगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय रेलवे का डीजल इंजन वर्क्स निम्न में से किस शहर में होता है? तो याद रखिएगा, जो भारतीय रेलवे है उसका डीजल इंजन वर्क्स किस शहर में होता है? तो ये होता है बनारस में। कहाँ पे होता है? बनारस में होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा। अगर बात करें रेलवे की शुरुआत की, तो जो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी वो 16 अप्रैल सन 1853 में हुआ था। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी पहली रेलगाड़ी? तो याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, कहाँ से? थाने से मुंबई के बीच 34 किलोमीटर की रेलगाड़ी भारत में सबसे पहले चलाई गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो याद रखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। किसका? समाजवादी अर्थव्यवस्था का होता है आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसको पार कर लेने पर दिन जुड़ जाता है? किसको पार कर लेने पर दिन जुड़ जाता है मतलब एक दिन आगे बढ़ जाता है? तो याद रखिएगा, 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व का, अगर आप 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व को क्रॉस कर जाएंगे तो एक दिन जुड़ जाएगा, मतलब एक दिन आगे बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? आपको बताना है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो एक बार लोकसभा कार्यकाल अब तक केवल सिर्फ एक बार वर्ष 1975 में, जिस समय आपातकाल लगा था उस समय 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। किंतु बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही लोकसभा का विघटन कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, 1975 में, सिर्फ अभी तक भारतीय इतिहास में एक टाइम आया है 1975 में, जब लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, क्योंकि उस समय आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था सन 1985 में। कब किया गया था? 1985 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पादन फलन वर्णन करता है। उत्पादन फलन वर्णन करता है। तो याद रखिएगा, प्रौद्योगिकी संबंध का। किसका करता है? प्रौद्योगिकी संबंध का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? तो दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को कहते हैं भूसंधि। क्या कहा जाता है उसको? भूसंधि कहा जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहा जाता है? जो हृदय का ऊपरी चैम्बर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आलिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलिंद कहा जाता है हृदय के ऊपरी चैम्बर को। और जो निचला चैम्बर होता है, मनुष्य के हृदय का जो नीचे वाला चैम्बर होता है उसको निलय कहते हैं। अब मानव शरीर में कितने चैम्बर होते हैं? मानव शरीर जो होता है, हृदय होता है, उसमें टोटल 4 चैम्बर होते हैं। तो याद रखिएगा 4, राइट अर्किल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलेंद्र। जो मानव हृदय होता है उसके ऊपरी चैम्बर को कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉट मुद्रा के लिए इस्तेमाल किया शब्द कौन सा है? तो हॉट मुद्रा के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है विदेशी मुद्रा, हॉट मनी प्रवाह। उच्च ब्याज दर वाले देशों में जाने वाली पूंजी प्रवाह, मतलब विदेशी मुद्रा के संदर्भ में यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, जो हॉट मुद्रा होती है उसे हम फॉरेन करेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेन करेंसी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अम्ल वर्षा में होता है। तो अम्ल वर्षा में क्या पाया जाता है? अम्लीय जो वर्षा होती है तो उसमें पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लीय वर्षा होती है उसमें क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पिंड का अधिकतम भार, किसी पिंड का अधिकतम भार किस में होता है? तो वो होता है निर्वात में होएगा। किस में होता है? निर्वात में होता है किसी पिंड का सबसे अधिक वेट।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जूट। जबकि गेहूं, जौ और रेपसीड ये तीनों ही रबी की फसल की श्रेणी में आती है, जबकि जूट नहीं आता है। चलिए, जो जूट है मैं आपको बता दूं वो खरीफ की फसल की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो जो इनमें आपको बताना है इनमें से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, अरावली। कौन सी नहीं है? अरावली नहीं है। जबकि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सतपुड़ा तीनों ही तेलंगाना पठार का अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरकार का संसदीय स्वरूप। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर देखा जाता है सिद्धांत और व्यवहार के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि लेटेराइट मृदाएं फसलों की कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती है। मतलब यहाँ पर आप फसलें का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। फसलों की उपज के लिए इनमें खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है, इसलिए लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग ईंटों के निर्माण के लिए प्रायः किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद और संविधान साधन नहीं है। संसद और संविधान साधन नहीं है, विधिक न्याय के। किसके नहीं है? याद रखिएगा, विधिक न्याय के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? आपको बताने में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये तीनों ही भारत की संसद के अंग के अंतर्गत आते हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष नहीं आता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो याद रखिएगा जो क्रोमोसोम होते हैं वो बने होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों के बने होते हैं क्रोमोसोम्स। चलिए मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? तो याद रखिएगा जो कंप्यूटर का यूएसबी पोर्ट होता है उससे आप पेन ड्राइव जोड़ सकते हैं, प्रिंटर जोड़ सकते हैं, माउस जोड़ सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क को नहीं जोड़ सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कुमारी संतोष यादव किस क्षेत्र में सुविख्यात है? तो जो कुमारी संतोष यादव है उसका संबंध है पर्वतारोहण से। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा। आपको बता दें कि जो कुमारी संतोष यादव है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जो माउंट एवरेस्ट पे उस पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला है। कौन है? दूसरी भारतीय महिला। इसके पूर्व यह कारनामा किसने किया है? तो याद रखिएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल सबसे पहली भारतीय महिला है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी। उसके बाद कुमारी संतोष यादव ने ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने वो ऐसी दूसरी भारतीय महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो देखिए लगातार दो बार भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन रहे थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपको मैं यहाँ पर सन भी बता दूँ तो 1952 से 1957 तक रहे थे और उसके बाद रहे थे 1957 से 1962। ये 2 बार कंटिन्यूसली भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समस्त पृथ्वी पर से 2 तारीखें जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं क्या कहलाती है? आपको बताना है क्या कहलाती हैं वो तारीखें जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं। तो देखिए इसका सही तो ऑप्शन नंबर ए इक्विनोक्लेस। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 ऐसी तिथियां हैं। याद रखिएगा 21 मार्च और दूसरी है 23 सितंबर। ये 2 ऐसी तिथियां हैं जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। मतलब संपूर्ण पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान हो जाती है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा जो भारत में 1 रुपये का नोट होता है उस पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं? भारत में 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, 1000 बाइट्स का एक डैश होता है। आपको बताना 1000 बाइट्स का एक क्या होता है? तो ये होता है 1 किलोबाइट। 1000 बाइट्स का 1 किलोबाइट होता है। मतलब अगर मैं बात करूँ 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB। अगर मैं बात करूँ 1024 KB इक्वल टू 1 MB। अगर मैं बात करूँ 1024 MB इक्वल टू 1 GB। अगर मैं बात करूँ 1024 GB इक्वल टू 1
टीबी। तो ये पूरे आप याद रखिए, कुछ भी पूछा सकता है एग्जाम में, तो याद रखिए 1000 बाइट्स का 1 किलोबाइट होता है, एक 1024 किलोबाइट का 1 एमबी होता है, और 1024 एमबी का 1 जीबी होता है, और 1024 जीबी का 1 टीबी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। आपको बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1965 में शांति प्रसाद जैन की द्वारा की गई थी। तो कब की गई थी इसकी स्थापना ज्ञानपीठ पुरस्कार की? 1965 पे शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है भारत का एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है, जिसको नई दिल्ली स्थित भारतीय ज्ञानपीठ नामक साहित्यिक संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एचआईवी में किस तरह का आरएनए डीएनए पाया जाता है? तो याद रखिएगा एचआईवी में किस तरह का आरएनए डीएनए पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कौन सा पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1929 में। कब बने थे? 1929 में, जो कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के समय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो आपको बताना इनमें से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। राजस्थान कहाँ पर नहीं है? राजस्थान में नहीं, जबकि बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। द्विसदनात्मक विधायिका के रूप में विधानसभा के साथ विधान परिषद भारत के 6 राज्यों किन किन में? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में है। वैसे जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो आप याद रखिएगा 5 राज्यों के नाम बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है विधान परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं। तो कहाँ पर उड़ते हैं? किस मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज? तो ये प्रायः उड़ते हैं समताप मंडल में। किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है कौन सी गैस पैदा करती है? तो ये करती है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब जल पैदा करती है। क्या करती है? जल पैदा करती है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में एक बार होता है। कब होता है वित्त आयोग का गठन? 5 वर्ष में एक बार होता है। संविधान के अनुच्छेद 280 में यह व्यवस्था है। कौन से अनुच्छेद? 280 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे। याद रखिएगा जो वित्त आयोग होता है उसका गठन हर 5 वर्ष में एक बार होता है, और यह व्यवस्था की गई है 280 अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? आपको बताना है इनमें से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहा जाता है? तो उसका सही तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, सिसिल का स्ट्रॉम्बोली। किसको कहा जाता है? सिसिल का स्ट्रॉम्बोली। देखिए सिसली का स्ट्रॉम्बोली। सिसली इटली में स्थित एक छोटा द्वीप है जिस पर स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिसली इटली में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जिस पर स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। बताओ ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लाइसेंस प्रणाली। जो लाइसेंस प्रणाली है वो कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं, जबकि बफर स्टॉक, आयात और समर्थन मूल्य, इन तीनों के संबंध ही कृषि मूल्य नीति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? संवैधानिक अधिकार है, किंतु मूल अधिकार अब नहीं रहा है। संपत्ति का अधिकार पहले ये भी मूल अधिकार था। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। हम एक बार पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, हेक्सा ब्लेड बने होते हैं। हेक्सा ब्लेड बने होते हैं तो किसके बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात से। किसके बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो ये जाता है गैलीलियो को। शनि के चारों ओर पाए जाने वाली बलियों की खोज सन 1610 ईस्वी में गैलीलियो वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? 1610 ईस्वी में गैलीलियो वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। और बात करें शनि के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या की, तो ये 9 वलय पाए जाते हैं। कितने? 9 वलय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो देखिए सुनामी का जो मुख्य कारण होता है समुद्री सतह भूकंप। जो समुद्र के अंदर बहुत भूकंप आते हैं उससे ही सुनामी तरंगे पैदा होती है। आपको बता दें कि जो सुनामी तरंग नहीं होती बल्कि तरंगों की एक श्रृंखला होती है जो महासागरीय नितल के निकट अथवा उसके नीचे भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण पैदा होती है। जो महासागर होते हैं, सागर होते हैं, उनके तलों में ये मान लीजिए कि आप भूकंप आते हैं उससे ही तरंगों की एक श्रृंखला पैदा होती है जिससे ही सुनामी उठती है। सुनामी महासागरीय नितल पर भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गम से पैदा होती है और इतनी खतरनाक होती है, इसमें इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं कि शहर के शहर, तटीय शहर डूब जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? जो लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता नागरिक को प्रमुखता देने की, जो महत्वपूर्ण मतलब लोकतंत्र किसके आसपास रहता है? पूरा नागरिक के आसपास। लोकतंत्र का मूलाधार नागरिक होते हैं, अतः लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता नागरिकों को प्रमुखता देने की होती है। मतलब सबसे ऊपर, लोकतंत्र में सबसे ऊपर नागरिक को ही रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इतिहास में दूसरी जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो यह आयोजित हुई थी वल्लभीपुर में। कहाँ पर आयोजित हुई थी? वल्लभीपुर में इतिहास में दूसरी जैन सभा आयोजित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? थार मरुस्थल में स्थित है। ये जैसलमेर जिले से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ से? जो जैसलमेर जिला है उससे 40 किलोमीटर दूर स्थित है राष्ट्रीय मरु उद्यान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल कौन से हैं? तो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक। कौन से हैं? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? तो याद रखिएगा, ग्रामीण अधिवासों में प्राथमिक प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है। मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विंडोज 7 का सिस्टम आइकॉन नहीं है। आपको बताना है कि विंडोज 7 का सिस्टम आइकॉन इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, रिसाइकल बिन पाया जाता है, डेस्कटॉप पर कंप्यूटर भी पाया जाता है, नेटवर्क भी पाया जाता है, जबकि एमएस वर्ड नहीं पाया जाता है। मतलब एमएस वर्ड अलग से आपको डालना बताओ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी Fe+। क्या होता है हीमोग्लोबिन? मतलब जो होता है हमारा रक्त के अंतर्गत, उसमें कौन सी धातु होती है? तो उसमें लोहा पाया जाता है। मतलब कौन? Fe+ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये पहले से भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं उनके बाद में, तो अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भारत रत्न 1990 में प्रदान किया गया था। उनके बाद मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान के बाद, जिनको 1987 में मिला था, उनके बाद 1990 में हमने जो अफ्रीकी राष्ट्रपति है नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न प्रदान किया है। तो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला भी बता चुका हूँ, खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, अफ्रीकी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरण संसाधन है। आपको बताना है इनमें से बिजली का नवीनीकरण संसाधन कौन सा है? रीन्यूएबल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, पानी। कौन सा है? पानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर निम्न में से किसे संबोधित किया गया था? आपको बताना है कि हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर इनमें से किसे संबोधित किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी। जो आपको एक और फैक्ट यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है हमारे भारत देश में, उसकी स्थापना कब की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान अलीगढ़ में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ईख। एक रोपण फसल की श्रेणी में नहीं आती, जबकि चाय, कहवा, रबड़ तीनों आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं
विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं। तो कहाँ से आते हैं? अफ्रीका से आते हैं। किस आते हैं? अफ्रीका से आते हैं। अफ्रीका के अधिकांश देशों में चलने वाला गृहयुद्ध इनके निवासियों को शरणार्थी बनने को बाध्य करता है। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ही गृहयुद्ध चलते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो शरणार्थी आते हैं वो कहाँ से आते हैं? अफ्रीका से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सेट दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मासिम राम। मासिम राम कहाँ पे स्थित है? तो मेघालय में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के कारण प्रसिद्ध है। मेघालय के इस स्थान को विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, मासिम राम है जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो टीसीएस वाली जीके जो हमने नई सीरीज़ चालू की है, टीसीएस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, उसके अंतर्गत 100 एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और ये बताइए कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। 80 से 85 वाले बहुत ही बढ़िया तैयारी चल रही है, इसलिए ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इससे पता पड़ेगा किस जोन में कैसा कॉम्पिटिशन चल रहा है। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और इस तरह की और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन जरूर दबा के रखिए। मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी, जिसका लिंक मैं आई बटन पर जोड़ दूंगा। जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे देखते जाइएगा, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं डेली आपके लिए 100 क्वेश्चन लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।